देखिए भाभी, ये जो आपके सुंदर से चेहरे पे जख्म है ना, ये तो भर जाएंगे, शरीर के जख्म भी भर जाएंगे, लेकिन आपके दिल के घाव ये कैसे कम होंगे? इनको तो कम करने के लिए मेरे पास कोई मरहम भी नहीं है। एक चीज है जिससे ये कम हो सकते हैं। आपने जिन चीजों पर पर्दा डाला हुआ है ना, उन्हें हटा दीजिए, बिना डरे, बिना घबराए। मैं ये नहीं पूछूंगी किसने किया, क्योंकि मैं जानती हूँ। आप बस मुझे इतना बताइए कि ये सब कब से चल रहा है। मैं जानती हूँ हम दोनों ने एक माँ की कोख से जन्म नहीं लिया है, लेकिन शादी के बाद कहीं तो एक ही घर में ना, सास तो हम दोनों की एक ही थी। उस रिश्ते से मैं आपकी छोटी बहन लगी ना, तो अपनी छोटी बहन को खोल के अपने दिल की बात बता दीजिए। इतनी रात हो गई और मम्मा अब तक नहीं आई। एक तो पता भी नहीं मम्मा कहाँ गई है। चुटकन बहू इस समय सदन से बाहर कहाँ जा सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भगौड़न के पति के साथ? नहीं, अभी मेरा बीच में बोलना सही नहीं है। अमित भैया इतनी नीच हरकत कर सकते हैं, सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन भाभी, ये जो आपकी हालत है ना, ये एक चुप्पी का नतीजा नहीं है, कई चुप्पियों का नतीजा है। जब पहली बार भैया ने आपको मारा होगा, तो आप ये सोचकर चुप हो गई होंगी ना कि गलती हो गई है, मुंह ठीक नहीं है। दूसरी बात, चलो ये सोच लिया होगा कि घर का माहौल ना बिगड़ जाए, क्योंकि हर औरत अपने से पहले अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार के बारे में सोचती है। लेकिन जब तीसरी बार मारा, चौथी बार मारा, पांचवी बार, छठी बार मारा, तब आप क्यों चुप रही? क्या सोचकर चुप रही भाभी? क्यों भाभी, क्यों आप लड़ी नहीं? मैं क्या करती भावना, में उनसे लड़के में कहाँ जाती? बोलो। तुम्हें पता है अमित ने मुझसे क्या बोला? कहते हैं कि विद्या जाओगी तो जाओगी कहाँ? और सही बोला, ठीक बोला एकदम। तुम तो जानती हो ना कि एक औरत की जिंदगी पति के बिना कैसी होती है। वो कहीं की नहीं रहती, खत्म हो जाती है। तुम्हारे साथ तो मैंने सब होते हुए देखा है अपनी आंखों से। क्या कुछ नहीं सहा तुमने? और कहीं ना कहीं किसी हद तक मैं भी तुम्हारी दोषी हूं। लेकिन भावना, एक बात बोलो, सच तो यह है कि पति के बिना माँ और बेटी की जो औकात होती है ना, वो घर में टंगी उस अरगनी के पुराने पायदान की तरह होती है, जो धूप में, बरसात में, गर्मी में बस टंगा रहता है। अगर मैं तुम्हारी बात सुन भी लेती, अगर मैं सड़क पर भी चली जाती या किसी महिला आश्रम में रह लेती, तो मेरी आरुषि का क्या होता?
वो पिता को बहुत मानती है भावना। ऐसी छवि देख के, ऐसे उन्हें देख के वो सिमट जाती, वो खत्म हो जाती, टूट जाती मेरी आरुषि, टूट जाती। और इस तरह से आपको देखकर वो टूटेगी नहीं। कब तक सच छिपाएंगे भाभी, कब तक? आज नहीं तो कल जब ये सच सबके सामने आएगा तब क्या करेंगे? तब आपकी बेटी के मन में अपने बाप के लिए इज्जत होगी क्या भाभी? और आप क्या सीख दे रही है अपनी बच्ची को? यही कि बेटा जब तक पति मार मार के तुम्हें शमशान घाट ना पहुंचा दे, अस्पताल ना पहुंचा दे, चुप रहो। भावना, क्या हुआ भाभी? बेटी के बारे में सोचती दिल कैसे घबरा गया ना? ये घबराहट आपको अपने लिए क्यों नहीं होती है? आप अपनी इतनी इज्जत क्यों नहीं करती है? क्यों भाभी? क्यों इतना कुछ अपने दिल में दबा कर रखती है? क्यों कुछ नहीं बोलती है? क्यों आवाज नहीं करती है? आदमी जब एक बार थप्पड़ मारता है, 2 बार मारता है, गलती करता है, लेकिन उसके बाद वो उसकी आदत बन जाती है। और जब आदत बन जाती है ना, तो आदमी ये नहीं देखता कि सामने उसकी पत्नी है या माँ या बेटी। वो कल को आरुषि पे भी हाथ उठाएंगे। यही सच है भाभी। भावना जी बिल्कुल सही कह रही हैं। सॉरी विद्या भाभी, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आप बस ये समझ लीजिए कि मैं यहां एक भाई के हक से खड़ा हूं। विद्या भाभी, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि चुप रहना आपके लिए घातक हो सकता है। शायद अगली बार आपको हॉस्पिटल भी आने का मौका ना मिले, तब आपकी बेटी का क्या होगा? हाँ भाभी, हमें अमित भैया से बात करनी चाहिए। उन्हें भी तो पता चले कि आप अकेली नहीं हैं। कोई सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। हाँ माँ, मैं भी यही कह रही थी इन लोगों से। काकी जी, नहीं बेटा, हमने भी दुनिया देखी है। पति की ठुकराई औरत कहीं की नहीं रहती। तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारा पति गुजर चुका है, पर इसका तो पति है। भगवान करे इसका सुहाग हमेशा सलामत रहे, किसी तरह इसकी गृहस्थी टिकी रहे और इसका सिंदूर बना रहे। गृहस्थी टिकी रहे? भाभी तड़प तड़प के मर जाए, गलती से भी आपके घर वापस न लौट के आ जाए, इस बात का डर है ना आपको? काकी जी, आपको भाभी की मांग में सिंदूर नजर आ रहा है? नहीं दिख रहा ना काकी? इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इनकी मां का सिंदूर खून में मिलकर बह चुका है। हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि पति परमेश्वर होता है, स्वामी होता है, लेकिन क्या वो इस दर्जे के लायक है? हर आदमी को सीता जैसी पत्नी जरूर चाहिए, लेकिन क्या वो राम बनने के लायक है? हर उपवास पत्नी ही क्यों पति के लिए रखती है? पूरा दिन भूखी प्यासी बैठी रहती है अपने पति की शुभकामना के लिए, लेकिन एक भी व्रत है जो पति अपनी पत्नी के लिए रखता है? जब माँ बाप अपने बच्चे की शादी करते हैं तो काकी ऐसा क्यों कहते हैं कि बेटा डोली तेरी इस घर से उठी है, लेकिन अर्थी तेरी ससुराल से उठेगी? ऐसा क्यों नहीं कहते कि बेटा अगर तेरे को ससुराल में कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, तो सीधा अपने मायके आ सकती है, ये तेरा घर है, इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले। क्यों नहीं कहते ऐसे काकी? लोग क्या कहेंगे कि ससुराल से भगा दिया बेटी को? मैं बताती लोग क्या कहेंगे। लोग सीधा आपकी बेटी की पैरवी पे आएंगे और कहेंगे कि माँ जी ये पूड़ियां ना नरम बना दीजिए, कड़क बन गई है, या पूरियां गरम कर दीजिए, ठंडी हो गई है। ये कहेंगे लोग। यही सब सुनना चाहती हैं आप? इसी चीज का इंतजार करेंगी आप? ताकि इस वक्त आपकी बेटी को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है।
आपके स्नेह, आपके दुला, आपकी हिम्मत की जरूरत है। आप इनकी हिम्मत नहीं तोड़ सकती हैं। आपको इनको सहारा देना है। दामाद जी का फोन है। ये बुढ़िया फोन क्यों नहीं उठा रही है? फोन उठा बुढ़िया। भावना, तुम उनसे कुछ मत कहना, तुम्हें मेरी कसम है। देखो ये हमें तो मेरे बीच का मामला है, मैं संभाल लूंगी। नहीं भाभी, अब आप अस्पताल में, ये सिर्फ आप दोनों के बीच की बात नहीं है। मेरी बात तो सुनो। देखो, उन्होंने ना मारने के बाद मुझसे माफी मांगी थी, रोए थे बहुत, उन्हें पछतावा है अपनी बात का। उन्होंने बोला है वो आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तुम मुझसे कुछ मत कहना प्लीज। बात अब बिगड़ चुकी है भाभी, मैं ही बात करूंगी उनसे। ये बैंडेज पट्टी बाहर क्यों पड़ी है? कोई अंदर तो नहीं आया था? किसी को पता नहीं चलना चाहिए। विद्या की मम्मी को फिर से ट्राई करता हूं। भावना, भाभी क्या करिए आप? सुनो मेरी बात, तुम हमें से कुछ नहीं कहोगी, नहीं तो मैं अपना इलाज नहीं कराऊंगी, बल्कि अपनी जान दे दूंगी, अपनी नस काट लूंगी। मैं बोल रही हूँ। नहीं, दूर हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। विद्या भाभी होश में आइए। कुछ मत करना। माँ को फोन दो माँ को। माँ, हाँ, फोन उठाइए और कुछ मत बोलिएगा भावना यहाँ पे। हेलो दामाद जी। मर गए थे क्या आप माँ बेटी? फोन क्यों नहीं उठाया? नहीं, वो आग लग गई थी दामाद जी। देखो, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है। जिस तरह से तुम यहाँ आई ना, कि कोई सगी बहन भी नहीं आती है। हाँ भाभी, उसे दूर हट। पहले मेरी कसम खाओ कि तुम अमित से कुछ भी नहीं बोलोगी। मैं वादा करती भाभी, मैं वादा करती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी। आप देखिए खून बह रहा है, आप आगे से हटाइए। मैं नर्स को लेकर आता हूँ। आप लीजिए आप। अरे क्या वो बेटा, कुछ चिंतित दिख रही हो? सब ठीक तो है? तुम्हारी माता कहाँ है? ये बुलबुल है, तोते की भांति बोलने वाली नहीं, बहुत तेज है, बहुत तेज। वो हम इसलिए पूछ रहे थे कि हम थोड़े से उसे लेकर चिंतित हैं, जानना चाहते हैं कि वो सुरक्षित है कि नहीं। आजकल शहर में रात्रि को भयानक घटनाएं घटती हैं। अब हमें बता दो कि तुम भी चिंता मुक्त और हम भी। ताऊ जी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। एक तो इतनी रात हो गई, मम्मा कॉल नहीं उठा रही और पता नहीं कहाँ गई है वो। अच्छा, कॉल नहीं उठा रही? तो ऐसे करो ना, ये जो हमारा ध्वनि यंत्र है, इससे प्रयास करो। जब हम कॉल करते हैं तो अवश्य उठाती। करो। भानु भाई साहब। जी भाई साहब। मम्मा, मैं बोल रही हूँ। अब मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? इसलिए मैंने ताऊ जी के फोन से कॉल किया। आप कहाँ पर हैं और कितने टाइम लगेगा? बेटा, मैं वो मास्टर जी की तबीयत खराब हो गई थी तो उन्हें जीएस सिटी हॉस्पिटल लेके आई हूँ। तो मेरी चिंता मत कर, तू बस अपना आराम से खाना खा के पढ़ाई करके सो जाना। हाँ, मेरा इंतजार मत करना। जीएस सिटी हॉस्पिटल? लेकिन मम्मा,
जेएस सिटी हॉस्पिटल। सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, थैंक यू। जेएस सिटी हॉस्पिटल? छोटकन बहू वहां क्यों गई? भावना जी, मैं जानता हूं आप अंदर तक भरी हुई है। अंदर भी आपने बहुत हिम्मत दिखाई। बहने दीजिए अपने आंसुओं को, मन हल्का हो जाएगा। जिंदगी रेत सी है, फिसलती जाए धीरे धीरे से। आपने देखा था ना राघव जी, भाभी की हालत देखी ना आपने, पूरे शरीर पर जख्म भर पड़े थे। पता नहीं कितनी रातें बेचारी नहीं सोई होंगी, डर के उठी होंगी, दर्द से चिल्लाई होंगी। सब कुछ मेरी आंखों के सामने होता रहा, उसी घर में होता रहा, मुझे दिखाई नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने महसूस नहीं किया, चाहते 2-3 बार मुझे ऐसा लगा कि कुछ ठीक नहीं है। मैंने भाभी से पूछने की कोशिश भी करी, लेकिन उन्होंने बात टाल दिया। मैं पागलों की तरह की बातों में आ गई। क्यों मैंने अपने दिल की नहीं सुनी? मैं ये सब होने से रोक सकती थी, लेकिन नहीं रोक पाई। भावना जी, अपने आप को दोष मत दीजिए। आप किसी को तभी बचा सकती हैं जब वो खुद बचना चाहे। क्या है ना, ये बातें सब बहुत सेंसिटिव होती है। जब तक कोई पक्का सबूत सामने नहीं आ जाता, इसके बारे में हम किसी से बात नहीं कर सकते। और विद्या भाभी ना, वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, वो बस फैसला करने के लिए तैयार नहीं हो रही है, और इसी बात का वो आदमी फायदा उठा रहा है। इस पूरे मामले में ना एक ही इंसान दोषी है, अमित भैया। भाभी ने अपनी कसम देके मेरे हाथ पैर बांध दिए। मैं क्या करूंगी, कैसे ये सब रोकूंगी? कब तक ये सब चलेगा? कब तक भाभी ये सब सहेंगी? कब तक? आपने देखा ना किस तरह से भैया का जब फोन आया तो भाभी कितनी डर गई थी। हे भगवान, क्या बात है छुटकन बाबू, देखते ही देखते भगोड़न के पति के कंधे तक पहुंच गई तुम। हम जो है इसका एक चित्र ले लेते हैं। वो क्या है कि वरिष्ठों का परिवार है ना, ससुरे बात बात पर सबूत मांगते हैं। हाँ, तो ये रहा सबूत। छुटकन बहू, चुपचाप रासलीला रचने का साहस तो तुमने कर लिया, परंतु अब परिवार वालों को जवाब देने की तैयारी कर।